हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में उसके प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए, इसके पहले हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस, आयरेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ लिया है। अब बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में चला है। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला है हमारा डेंसिटी। तो अगर बात करेंगे डेंसिटी की, तो देखिए डेंसिटी उतना हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी। यानी डेंसिटी अगर हमें पता रहेगा तो कुछ और भी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में, तो देखिए जो डेंसिटी होता है हमेशा क्या होता है, एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। कहने का मतलब अगर एटम का साइज स्मॉल होगा और उसमें नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। हमें डेंसिटी का मतलब पता है, ठीक, कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो साइज जितना छोटा रहेगा डेंसिटी क्या होगी, उतनी हाई रहती है डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पर दिया गया है, एमॉन्ग द ट्रेंड्स ऑफ डेंसिटी विल बी रिवर्स द एटॉमिक रेडियाई। रेडियाई की क्या है, ये रिवर्स, यानी लेफ्ट टू राइट जब हम लोग चलेंगे तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस धीरे धीरे क्या करता है, डिक्रीज करता है। जब हम लोग 3D सीरीज में स्कैंडियम टू जिंक चलते हैं तो रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो रेडियस डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि साइज घट रहा है और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो साइज कम, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो वो डेंस हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे पर यूनिट एटम वो इंक्रीज कर जाते हैं, जिससे डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन हमारा देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, जैसे 3D सीरीज की डेंसिटी की बात करेगा, 4D और 5D सीरीज की डेंसिटी की बात करेगा। जब हम लोग टॉप टू बॉटम चलते हैं डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में, तो 3D, 4D और 5D में देखा गया कि जो देखिए 3D सीरीज वाले जो एलिमेंट हैं उनका जो डेंसिटी, उनसे ज़्यादा डेंसिटी किसका है, 4D का, और 4D वाले से बहुत ज़्यादा किसका है, 5D वाले एलिमेंट्स का। तब ऐसा क्यों होता है, अब इसकी हम लोग बात करते हैं। तो इसको हम लोग आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 4D सीरीज लार्जर, ठीक है, डेंसिटी जो होता है 4D सीरीज का क्या है, लार्जर है 3D से, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन एंड लार्जर डिक्रीज इन अ एटॉमिक रेडियाई वॉल्यूम डेंसिटी द 5D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट इज डबल देन द 4D सीरीज। यहाँ पे बोल रहा है कि जो 3D सीरीज का डेंसिटी है उससे ज़्यादा 4D वाले का है, 4D वाले ज़्यादा क्या है, 5D वाले का है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि रेडियस बढ़ने से क्या होता है, रेडियस डिक्रीज करने से डेंसिटी इंक्रीज करती है। लेकिन जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज तो इंक्रीज करता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, आ गया है एक नया फैक्टर जिसको बोलते हैं हम लोग लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। और लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग 3D सीरीज में जब रहेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, केवल और केवल आउटर सेल में 3D और 4s वाले ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, 3D और 4s, ठीक। 3D सीरीज में क्या होगा, 3D और 4s होगा, यानी ये क्या है, 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का देखने को मिलेगा, 3D1, 4s2, 3D2, 4s2, इस तरह से क्या होगा, चलेगा ये। लेकिन जैसे ही क्या करेंगे 4D सीरीज में इंटर करते हैं तो वहाँ पे एक f ऑर्बिटल भी प्रेजेंट हो जाता है, यानी यहाँ पे क्या होगा 4D और 5s, और इसके पहले क्या आ जाता है, इसमें हमारा क्या f ऑर्बिटल भी प्रेजेंट हो जाता है। हमें पता है कि s ऑर्बिटल जो होते हैं उनका शील्डिंग पावर क्या होता है, बहुत ही वीक होता है, यानी वहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना इजी होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन तो बढ़े ही, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस एफ वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, साइज डिक्रीज हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा, इसमें से ज़्यादा तो है ही, यानी 3D से अधिक इलेक्ट्रॉन 4D वाले में रहेंगे, तो हमारा साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, क्योंकि 4D वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड सीरीज, ठीक। क्योंकि उसके बाद क्या है, 4D एलिमेंट में कुछ एलिमेंट चले गए हैं नीचे, उसे बोलते हैं लेंथेनाइड, और 5D वाले के कुछ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के नीचे चले गए हैं, उसे बोलते हैं हम लोग एक्टिनाइड सीरीज। लेकिन यहाँ पे क्या है, f ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं 4D वाले एलिमेंट में, और 5D वाले में भी क्या है, f ऑर्बिटल वाले कुछ एलिमेंट प्रेजेंट हैं, और जिनमें होता है कंट्रैक्शन, जिसकी वजह से साइज क्या होती है, घट जाती है, और इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा रहते हैं, तो साइज कम, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देके यहाँ पे चलना है कि 4D सीरीज़ की डेंसिटी ज़्यादा है 3D से, और 5D वाले सीरीज जो एलिमेंट है हमारे, उसकी डेंसिटी क्या है, 4D से ज़्यादा होगी। दिस इज ड्यू टू द लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे चलते हैं, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ने लगता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ f इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल।
फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है कुछ हमारे एग्जाम्पल। 3D सीरीज में जो स्कैंडियम हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी एंड कॉपर हाईएस्ट डेंसिटी। अगर यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछेगा छोटा छोटा, जो हमारा फैक्ट पूछता है 3D सीरीज में, तो सबसे स्मॉल डेंसिटी किसका है, ठीक, स्कैंडियम का। तो स्कैंडियम में हमारा क्या होता है Sc, इसकी डेंसिटी सबसे कम। और अगर बात करेंगे कॉपर की, तो कॉपर की डेंसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। ये 3D सीरीज में बात किया गया है। तो 3D सीरीज में ये हमारा ट्रेंड चलता है। फिर दिया गया है पूरे, अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट में लूँ, यानी 3D 4D 5D 6D सभी में अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि ऑस्मियम हमारा क्या है 4D सीरीज का सबसे अच्छा है। OS इसका सिंबल क्या होता है, ऑस्मियम का होगा O_s। एंड इरेडियम, अब इसका डेंसिटी देखिए दोनों का दिया गया है 22.57 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका कितना है 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो थोड़ा सा बस डिफरेंट है ऑस्मियम और इरेडियम में। तो इरेडियम क्या है, ज़्यादा है थोड़ा सा ऑस्मियम से, ठीक। तो हमारा जो ऑस्मियम है, ठीक है, ऑस्मियम एंड इरेडियम ऑफ द 5D सीरीज हैव द हाईएस्ट डेंसिटी अमंग द डी ब्लॉक एलिमेंट। यानी पूरे अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए, डी ब्लॉक वाले टेबल में, तो ठीक है 3D सीरीज में क्या है स्कैंडियम सबसे कम, सबसे हाईएस्ट क्या है कॉपर। और उसके बाद देखा जाए 5D सीरीज में तो सबसे अधिक क्या है ऑस्मियम और इरेडियम दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बोला जाएगा तो ऑस्मियम से थोड़ा सा ज़्यादा क्या है इरेडियम का है। तो सबसे अधिक डेंसिटी क्या होता है ऑस्मियम और इरेडियम में पाया जाता है। इरेडियम थोड़ा ज़्यादा है ऑस्मियम से। तो ये हमें याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का देता है। अब देखिए दिया गया है सम रिलेटिव रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर रेडियाई की बात किया जाए तो आयरन, निकिल, कॉपर, ठीक, फिर क्या है यही तक है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या किया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, आयरन हो गया, निकिल हो गया, कॉपर हो गया। फिर यहाँ से हम लोग आते हैं, ये हमारा रिपीटेड है, ठीक। तो Fe को हटा देते हैं यहाँ से, फिर क्या होगा गोल्ड, मरकरी और, ठीक है, Au। तो हमारे क्या किए गए हैं कुछ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस का क्या होगा ये डेंसिटी का, ये हमारा क्या एटॉमिक रेडियाई का इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया है। तो एटॉमिक रेडियाई जैसे जैसे बढ़ती है डेंसिटी क्या होती है हमारी डिक्रीज करती है। तो हमें क्या करना है छोटे छोटे फैक्ट को याद रखना है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि 3D 4D और 5D सीरीज में डेंसिटी का ऑर्डर क्या है, तो बोलेंगे कि 4D का ज़्यादा है, 5D का भी ज़्यादा है, 3D का कम है, ठीक। 4D 5D का 3D से अधिक होने का मतलब यही है कि इसमें क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और लैंथेनाइट कंट्रैक्शन होता है 4D में, और 5D में क्या होता है एक्टिनाइट कंट्रैक्शन पाया जाता है। फिर देगा कि 3D सीरीज में सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किसका है, सबसे लोएस्ट कौन है, सबसे हाईएस्ट कौन है कॉपर है, सबसे लोएस्ट है स्कैंडियम। पूरे सीरीज में पूछेगा तो 5D वाले में ऑस्मियम और इरेडियम होते हैं। तो ये हमारा डेंसिटी से यही सारे क्वेश्चन केवल पूछे जाते हैं, ठीक। अगर बात करेंगे सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी जो दूसरा वाला है वो क्या है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में, ठीक है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक, डी ऑर्बिटल में कितने हैं उस एलिमेंट के डी ऑर्बिटल में क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा रहेंगे उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी उतनी ज़्यादा रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है हमारा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड एम्प्टी और पार्शियल फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड in addition to the melting and boiling point s electron। और फिर देखिए दिया गया है because of such that the strong bonding d block element have high melting and boiling points s and p block element, ठीक। तो d block वाले एलिमेंट्स में जनरली देखा गया है कि इनके पास क्या होते हैं पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल, या पार्शियल फील्ड क्या होते हैं इसके पास डी ऑर्बिटल होते हैं या एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं। और एस में भी क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो हमेशा क्या होगा यस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट से ज़्यादा होगी। और यहाँ पे देखिए दिया गया है दिस ट्रेंड्स गो स्टिल D5 कॉन्फ़िगरेशन एंड देन डिक्रीजेज मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेट पेयर्ड इन द डी ऑर्बिटल। कहने का मतलब अगर हम लोग बात करेंगे किसी सीरीज में, जैसे मैं 3D सीरीज यहाँ ले लूँ और मैं लिख दूँ यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक की। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो स्कैंडियम है इसके पास क्या है 3D1। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ रहा है 3D1, इसमें हमारा आएगा 3D2, 3D3, 3D4 नहीं होता है, इसमें 5 होता है, इसमें भी क्या होता है 3D5। फिर यहाँ से क्या है 3D6,
3D7, 3D8, 3D9 नहीं होता, 3D10 और फिर ये क्या है 3D10। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है ट्रेंड्स गोज टिल 3D5। अगर हम लोग क्या करेंगे 3D5 तक चलेंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है 3D1, तो उसके पास क्या है स्कैंडियम के डी ऑर्बिटल में केवल और केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे ही हम लोग वैनेडियम, क्रोमियम इस तरह से बढ़ेंगे आगे तो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा इंक्रीज करते जाएंगे। तो टाइटेनियम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, वैनेडियम में 3, क्रोमियम में 5, मैग्नीज में भी 5। फिर यहाँ तक के बाद जैसे ही आयरन में इंटर करेंगे तो हो गया 3D6, और 3D6 का मतलब क्या हो गया अब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करना स्टार्ट कर गए। तो अब यहाँ से क्या होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाए जैसे जैसे क्या होगा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होंगे। तो यहाँ पे क्या है एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3, यहाँ 5, वहाँ पे क्या होंगे पूरे के पूरे डी ऑर्बिटल इन दोनों में पेयर्ड हो जाते हैं। तो अब इसके तो एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसके एस ऑर्बिटल में क्या है 0 इलेक्ट्रॉन है। तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं पेयर्ड। तो हमारा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा स्कैंडियम टू मैग्नीज पहले इंक्रीज करेगा, फिर आफ्टर मैग्नीज यानी आयरन से लेकर जिंक तक क्या करेगा वो डिक्रीज करेगा ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल। तो ये चीज हमें ध्यान देके चलना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा रहेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी यहां से यहां तक इंक्रीज करेगी। फिर इसके बाद यहाँ के बाद क्या हो रहा है यहाँ से यहाँ तक फिर क्या होगा हमारा ये डिक्रीज करेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान देके चल रहा है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में। अब आते हैं हम लोग फैक्ट की बात करते हैं। जैसे दिया गया है Cr, MO एंड W, ठीक है, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और W मतलब क्या होता है टंगस्टन प्रोसेसेस हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो इन तीनों एलिमेंट्स की बात करें पूरे टेबल में तुम्हारा जो क्रोमियम कहाँ है तो क्रोमियम तुम्हारा 3D सीरीज का है, ठीक, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन क्या है ये आगे वाले 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट है। तो इन सब का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इन तीनों एलिमेंट का अगर पूरे टेबल में देखा जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया है मैग्नीज एंड टेक्नियम हैव हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस रिजल्टिंग द वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, एबनॉर्मली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या एक एक्सेप्शन टाइप का आ गया कि मैंने अभी बोला था कि क्या होना चाहिए जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना क्या होगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा तो इन तीनों का है क्योंकि पता है Cr के पास 3D5 है और 4s1 है। वैसे मॉलिब्डेनम टंगस्टन में भी देख लें क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कम होता है, जबकि ये इसके पास भी क्या है हाफ फील्ड ऑर्बिटल, इसके पास क्या होंगे 5 पूरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब करने का मतलब ये क्या है स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। जो मैग्नीज और टेक्नियम है इसके पास तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये क्या है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, इसीलिए क्या करता है जल्दी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसका जो मेटेलिक बॉन्ड होगा वो क्या होगा वीक हो जाता है और इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज हमें ध्यान देके चलना है। तो ये हमारा क्या था 2 फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी वो क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि क्या है सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से क्या होता है आप लोगों का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं या पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है कि फेरोमैग्नेटिक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं दी रहती हैं, ठीक है, छोटे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है मेटल्स आर क्लासिफाइड देयर इंट्रैक्शन विथ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं या उनके जो कंपाउंड्स हैं अगर उनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे वो अट्रैक्ट होंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए उसे तो मैग्नेट की तरफ क्या होगा अगर अट्रैक्ट होते हो रहा है तो उसे बोलेंगे कि वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे रिपेल करेंगे तो बोलेंगे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर वो क्या करेंगे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी उसके अंदर मैग्नेटिज्म रहेगा तो उसे बोलेंगे क्या है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो हमारा मेन क्या है पैरा और डाया, ठीक। जो फेरोमैग्नेटिक होता है हमारा जो तीसरा वाला क्या दिया है फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस दिया गया है, तो जो फेरोमैग्नेटिक है वो क्या होता है पैरा का ही एक्सटेंडेड एक रूप होता है, यानी पैरामैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है यानी जब इलेक्ट्रॉन सभी क्या होते हैं अलाइंग हो जाते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं जब सब एक ही साथ, तो वहाँ पे फेरोमैग्नेटिक जनरेट हो जाता है। तो फेरोमैग्नेटिक वाला केस जल्दी पूछता नहीं है, तो हमें क्या ध्यान देना है केवल और केवल डाया और पैरा वाले केसेस में। तो डाया का मतलब वो रिपेल्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड में, पैरा क्या होगा अट्रैक्ट होगा। तो अगर बात की जाए तो ऐसा होता क्यों है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो देखिए
अब इसके पीछे कहानी क्या है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉजेज द डायमैग्नेटिक। अब यहाँ फिर लिखा गया वही, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पैरा। ठीक, तो अब इसके बाद अगर रीजन देखा जाए, और फेरोमैग्नेटिक क्या है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, एलाइंग होते हैं टुगेदर टू प्रोड्यूस द फेरोमैग्नेटिज्म। तो हमको ध्यान देना है डाया पे और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे। तो यहाँ पे क्या है अनपेयर्ड, यहाँ पे क्या है सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अब देखिए इसके रीजन की बात करें तो दिया गया यहाँ पे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर आयन एग्जिबिटेड बिहेवियर डिपेंडिंग अपॉन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी चीजें अट्रैक्शन और रिपल्सन जो मैग्नेटिक फील्ड में हो रही है, पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है, कोई डायमैग्नेटिक शो कर रहा है, तो दिस इज ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब है क्या, ठीक है। अब देखिए, अब उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे तभी वो क्या करेगा, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो मैग्नेट की तरफ क्या होगा, रिपेल करेगा, या तो जीरो फील्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए डाया का मतलब क्या है, अगर कोई चीज, अगर कोई सब्सटेंस क्या कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल कर रहा है, जिसका मतलब वो डाया मैग्नेटिक है। तो इसके पास क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन या तो पेयर्ड होंगे उसके डी ऑर्बिटल में, या तो इसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे डी में, यानी जीरो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक, और पैरा में क्या इसका आ रहा है, कोई ना कोई कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये हमें ध्यान देके चलना है। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड के पीछे कहानी क्या है, आइए इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट टू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये क्या है, फॉर द 3D सीरीज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट नेग्लिजिबल एंड अप्रॉक्सीमेट स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट विल बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे देखिए ये तुम्हें पता चल गया कि सब्सटेंस के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या जीरो इलेक्ट्रॉन तो डाया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम से कम एक है तो पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस है। लेकिन कितना पैरामैग्नेटिक है या कितना डायमैग्नेटिक है, तो उस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को निकालते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट होगा, तो जब वो चीज हमें पता चल जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहा है। तो पहले हम लोग आइए डाया और पैरा को पहले समझ लेते हैं कोई एग्जाम्पल लेके। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, Fe3+ का केस है। ठीक, यानी कोई कंपाउंड है हमारे पास आयरन का, ठीक है, जिसे कहने का मतलब कोई एटम भी हो सकता है डी ब्लॉक का पैरा डाया में, या कोई उसका कंपाउंड भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि Fe क्या है, किसी कंपाउंड के साथ, किसी कंपाउंड में हमारा Fe है और वो क्या है 3+ स्टेट में है। तो अगर मैं Fe3+ की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 26, 3 इलेक्ट्रॉन इसके, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इसका 26 होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये लूज कर दिया है। और इसके डी ऑर्बिटल में पता है क्या होता है, 3d6 और 4s2। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया तो इसके पास क्या आ जाएगा, 3d5 और 4s0, 2 इसमें से गया और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इसमें से चला गया। तो यहाँ पे देखा जाए कि डी ऑर्बिटल में टोटल क्या है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या है, 0, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है तो 0 है, तो लिखने नहीं है। तो ये हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। ठीक, इस तरह अगर बात की जाए कॉपर, ठीक है, 2+ या कोई भी हम लोग लेते हैं तो Cu2+ में देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, 3d9 हो जाएगा और 4s0, क्योंकि 3d10 4s1 होता है। तो इसमें से डी में से एक गया s में से। तो यहाँ भी क्या है, कम से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर मैं ले लूँ यहाँ पे Cu+, तो Cu+ में देखा जाए तो इसके पास क्या होगा, 3d10 होगा। Cu+ में क्या होगा, 3d10। तो इसके सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड हैं। डी ऑर्बिटल के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, यानी ये रिपेल करेगा मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये दोनों क्या है, पैरा वाले हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये चीज़ तुम्हें पता चल गया कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ऐसा नेचर शो करता है। लेकिन ये मैग्नेटिक, अब ये एटम के जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं या पेयर्ड हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में कैसे क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, या अगर बात की जाए कि ये तो यहाँ भी बोला कि मैंने पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, लेकिन ठीक है कितना अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा कि दोनों तो अट्रैक्ट होंगे। जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर अट्रैक्ट हो मैग्नेटिक फील्ड में। अगर ये हमारा रिपेल हो रहा है, जरूरी नहीं है कि दोनों क्या हो, ऐसे एलिमेंट डायमैग्नेटिक एक है ये है और एक और मान लीजिए डायमैग्नेटिक है, इसके पास क्या है, पूरा वैकेंट है। तो दोनों रिपेल होंगे, लेकिन कितना रिपेल होंगे, तो अगर उसकी बात की जाए तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग,
मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, यानी उसके अंदर पैरामैग्नेटिक नेचर कितना है या किसी एलिमेंट के अंदर क्या डायमैग्नेटिक नेचर कितना है। तो इसके लिए आया हमारा डाइपोल ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट की। देखिए ये फार्मूला दिया गया है। तो मैग्नेटिक मोमेंट देखिए किस तरह से आता है हमारा। जैसे हम लोग अगर एग्जांपल ले लें, अगर मैं बात करूं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखिए है क्या, उसमें कई सारे क्या होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। मान लेते हैं हम लोग आयरन है, तो आयरन जो एलिमेंट है वो क्या होगा, छोटे छोटे आयरन एटम से मिलकर बना है, और सभी एटम के पास क्या है, ऑर्बिटल्स होंगे। तो ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड है। तो अब इलेक्ट्रॉन में क्या है कहानी, तो देखिए जैसे मान लेते हैं जो एटम है हमारे पास, अब उसके ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और अपने एक्सिस पे स्पिन भी करते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, तो इसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है, ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर होगा यहाँ से। तो उसे बोलेंगे हम लोग, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ऑर्बिटल मोशन की वजह से, ठीक है, ऑर्बिटल मोशन से, ठीक, या ऑर्बिटल मोमेंट बोलेंगे इसे, ठीक। तो ऑर्बिटल में क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, तो ऑर्बिटल की वजह से क्या हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन के घूमने से हमारा क्या है, ऑर्बिटल की वजह से क्या हो रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन। लेकिन इलेक्ट्रॉन अब जब भी ये इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। लेकिन जहाँ पे हम बताया, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे डेवलप होगा। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट हमारा आया। तो इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड भी, ठीक है, जनरेट हुआ। लेकिन ये क्या होगा, इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये तुम्हें पता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, स्पिन मोशन भी कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने एक्सिस के लॉन्ग इस तरीके से क्या करेगा, स्पिन भी करेगा, यानी इस तरह से ऑर्बिटल मोशन, और उसके बाद क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, स्पिन मोशन भी कर रहा है इस तरह से, यानी घूमते हुए क्या करता है, ऑर्बिटल के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो स्पिन मोशन से भी इलेक्ट्रॉन ही स्पिन कर रहा है। जब कोई मैक्सवेल ने बोला था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या करता है, किसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या, एक चार्ज पार्टिकल है, वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है या ऑर्बिटल में घूम रहा है, तो दोनों की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा ही। तो एक हमारा होता है स्पिन मोशन, तब इस स्पिन मोशन से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा इससे भी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस तरह से स्पिन में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, जनरेट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग क्या करेंगे, इस अब मैग्नेटिक मोमेंट की अगर बात करते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का, वो ड्यू टू द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मोशन वाले की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट हमारा नहीं निकालते हैं। जैसे हमारे पास अगर छोटे एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे देखिए यही बताया गया है कि, ठीक है, जो मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, इंक्लूड द कंपाउंड फ्रॉम द ऑर्बिटल मोमेंट एंड एडिशन टू स्पिन मोमेंट। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल मोमेंट भी है, स्पिन मोशन मोमेंट भी है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो ऑर्बिटल और स्पिन दोनों होना चाहिए। लेकिन हमारे जो छोटे एलिमेंट्स हैं उसमें क्या होता है, ऑर्बिटल मोमेंट क्या होता है, वो क्विंज हो जाता है। क्विंज का मतलब क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है। तो हमारा जो भी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल देंगे, केवल क्या होगा, स्पिन मोशन की वजह से ही निकाला जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस फॉर्मूले को, तो हम लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखा गया ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट टू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। लेकिन यहाँ पे दिया गया, हाउएवर फॉर द 3D सीरीज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट इज नेग्लेजिबल, यानी ये क्या है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो केवल और केवल हम लोग जो मैग्नेटिक मोमेंट निकाले इलेक्ट्रॉन का, वो निकाल कौन सा रहे हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए होता क्या है कि जब भी एटम के अराउंड क्या होते हैं, उसके जैसे मान लीजिए डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, उसके अराउंड क्या है, अलग अलग टाइप के कंपाउंड उसके साथ क्या किए, जुड़ गए। जैसे मान लेते हैं हम लोग लिगेंड, उसके अगल बगल क्या किए, बॉन्ड बना लिए। लिगेंड का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा एलिमेंट या कोई ऐसा मॉलिक्यूल, एटम जो क्या करे, उसे इलेक्ट्रॉन दे मेटल को, तो वो क्या करते हैं, उसको सराउंड कर लेते हैं, चारों तरफ से क्या करते हैं, घेर लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एलिमेंट है उसके जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। उस ऑर्बिटल मोशन
ठीक है, वो ऑर्बिटल मोशन क्या होता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। केवल और केवल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्पिन ही कर पाता है जब वो किसी कंपाउंड में, ठीक है, एटम इन्वॉल्व होगा तो उसके पास बचता क्या है, केवल और केवल ऑर्बिटल मोशन, उसका खत्म हो जाएगा, केवल और केवल बचेगा स्पिन मोशन। तो जब वो फ्री स्टेट में नहीं रहता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, Fe(CN6), इस तरह कोई कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, ठीक, और इस पर मान लेते हैं हम लोग कोई भी चार्ज है 2-, तो ये अब देखिए आयरन क्या है, 6 साइनाइड से जुड़ा हुआ है। अभी साइनाइड को बोलते हैं हम लोग लिगेंड, तो ये 6 लिगेंड से, ठीक है, कनेक्टेड है। तो ये सभी के सभी क्या हुए, इस एलिमेंट को अपने चारों तरफ से क्या कर ले हैं, घेर दिए हैं। तो जब ये चारों तरफ से घिर गया तो उसका ऑर्बिटल मोशन क्या होता है, खत्म हो जाता है। केवल और केवल उसके उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केवल स्पिन मोशन ही कर पाते हैं। तो इसीलिए हम देखा गया है कि जो 3D सीरीज वाले एलिमेंट में जनरली क्या होता है, साइज छोटी होती है, जिसमें केवल क्या होता है, केवल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिलेगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें क्या है, आगे की चीज़ें हैं। तो हमें बस ध्यान देना है क्या, जो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हैं वो ड्यू टू द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट ऑर्बिटल मोशन। तो ये जो फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट को किससे सिंबल होता है इसका, म्यू, और फार्मूला होता है हमारा √n(n+2). n क्या दिखाता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इससे पता चलेगा कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक, यानी कितना ये अट्रैक्ट कर रहा है, पैरामैग्नेटिक है तो कितना पैरामैग्नेटिक है, या डायमैग्नेटिक है तो कितना डायमैग्नेटिक है। और इसका यूनिट क्या होता है, बीएम। बीएम को क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन। ये साइंटिस्ट बोर थे, इन्होंने दिया था यूनिट, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन। तो अगर आइए इस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझते हैं, ठीक। जैसे हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है किसी एलिमेंट का, डी ब्लॉक वाले, जैसे कि मैं ले लूँ यहाँ पे Ti4+, ठीक, या मैं ले लेता हूँ यहाँ पे Mn2+, या मैं ले लूँ Cr, ठीक, +1। तो अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाए तो यहाँ पे क्या है, टाइटेनियम, तो टाइटेनियम के पास क्या होता है 3d2 और 4s2, तो 4+ कर दिया तो इसके d ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन खत्म और s ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन खत्म। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, d ऑर्बिटल में पूरा वैकेंट है, तो d ऑर्बिटल भी खाली, s ऑर्बिटल भी खाली, तो इसके d ऑर्बिटल में क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 0। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाए तो फार्मूला क्या होता है, n(n+2), तो n की वैल्यू क्या होगी, 0, 0+2, तो ये क्या आ गया, 0। तो अगर म्यू की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब क्या है, वो डायमैग्नेटिक है। और म्यू की वैल्यू कुछ भी अगर आएगी तो इसका मतलब क्या, वो पैरामैग्नेटिक है। ज्यादा आएगी म्यू की वैल्यू तो ज्यादा पैरामैग्नेटिक, कम आएगी तो कम पैरामैग्नेटिक। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हमारा क्या बता रहा है, केवल डाया और पैरा नहीं बता रहा है, वो उसके कितना पैरामैग्नेटिक है या कितना कम पैरामैग्नेटिक है, उस चीज को भी ये डिफाइन कर रहा है। तो इतना बीएम आ गया, ये बोर मैग्नेटॉन। अगर बात की जाए मैग्नीज की तो इसके पास क्या होता है 3d5 और 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या हो जाएगा 4s0, ये हो जाएगा 4s0। तो अगर मैं यहाँ पे अगर म्यू कैलकुलेट करूँ तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 है, तो 5 के 5 क्या है, अनपेयर्ड है, तो यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख दूँ, 5, 5+2, तो कितना आ गया 7 और 7 बचे 35, तो ये √35 आ गया, ठीक। अब इस 35 का रूट निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, ये लगभग क्या आएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 5.9 बोर मैग्नेटॉन के अप्रॉक्स में ये आएगा हमारा। तो ये दिखा रहा है इसके अंदर क्या है, 5.9 है मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मैं इसी तरह Cr का निकालने जाऊं तो इसके पास भी क्या होगा 3d5 4s1, तो इसका भी क्या होगा सेम आएगा, क्योंकि इसके पास भी क्या है 3d5 है और 4s1 होता है, तो ये निकल गया 0 हो गया, तो इसका भी यही आएगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि Cr2+ का, तो Cr2+ में जब आएंगे तो क्या होगा 3d4 बन जाएगा ये। तो जब 3d4 बन जाएगा तो इसके d ऑर्बिटल में क्या है, केवल और केवल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 3d5 4s1, तो s में से एक चला गया और d में से भी एक चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो d में क्या बचेंगे, अब 4 बचेंगे केवल, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं यहाँ से म्यू कैलकुलेट करने जाऊँ तो फार्मूला क्या है, n(n+2), तो जाएगा 4, 4+2, तो 4 2 6 चौका 24, 20, ये क्या आ गया 4 आ गया। अब 24 का भी रूट निकाल देंगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा 4.9 समथिंग, ये भी हमारा आ जाएगा बोर मैग्नेटॉन।
तो अब देखिए यहाँ पे क्या है 4.9 है, यहाँ पे क्या है 5.9 है, तो यानी इसके अंदर पैरामेट्रिक नेचर ज़्यादा है, इसमें पैरामेट्रिक नेचर कम है। तो म्यू से कैसे पता चलेगा कि पैरामेट्रिक है कि नहीं? अगर म्यू की वैल्यू 0 आ रही है तो डायमैग्नेटिक, अगर म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है यानी कुछ भी आ रही है तो क्या होगा? वो पैरामेग्नेटिक होगा। जितना ज़्यादा आएगा उतना पैरामेग्नेटिक होगा, जितना कम आएगा उतना वो कम पैरामेग्नेटिक नेचर को शो करेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, या तो डायरेक्ट कोई एलिमेंट दे देगा, या कोई आयन दे देगा, या तो कोई मॉलिक्यूल भी दे सकता है, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना पड़ेगा जो भी उसमें मेटल प्रेजेंट है। तो आइए हम लोग मॉलिक्यूल के भी एग्जांपल को यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए ये हमारे पास इस तरह का दे दिया FeH2O6 और यहाँ पे लिखा गया है 2+, और यहाँ पूछ रहा है कि बताइए आयरन हमारा ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है ये पैरा है कि डाया है? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको पता है कि जो वाटर है ये क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इसका कोई चार्ज होगा नहीं। तो ये जो चार्ज यहाँ लिखा गया वो क्या है, आयरन प्लस वाटर का जोड़ के यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स के ऊपर। ये हमें अभी क्या करना है, क्वांटिटेटिव कंपाउंड में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ये इसका चार्ज जोड़ के यहाँ लिखा गया है। तो वाटर क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड, इसका चार्ज 0 हो गया। तो जो 2+ चार्ज हो क्या है, Fe का है। तो अगर मैं यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे आयरन क्या है 2+ स्टेट में है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो क्या होता है 3d6 4s2, 2 निकल गया तो क्या गया 4s0। अब देख रहा हूँ कि d ऑर्बिटल में क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो यहाँ पे क्या है टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। तो अब इसके मैग्नेटिक मोमेंट को निकाला जाए तो फार्मूला क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू √n+2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा 4 + 2 6 और 6 चौका 24। तो देखिए आप अगर रूट निकालने में अगर दिक्कत हो कि 24 का मैंने कैसे 4.9 अप्रॉक्स में लिख दिया, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए हमको पता होना चाहिए कि 24 अगर मैं 2 रूट अगर लिखूँ इसके पहले कोई नंबर, ठीक, जैसे 4 का रूट क्या होता है 16 और 5 का होता है 25। तो 4 का रूट है 16 और 5 का क्या है 25 है। तो जो 24 आ रहा है वो 4 के रूट और 5 के रूट के बीच में आ रहा है 24, यानी ये 16 और 25 के बीच का नंबर है। लेकिन ये क्या है, तो इसका जो रूट होगा यानी 4 का रूट 16, ठीक, और 5 के लिए क्या है 25, और जो 24 आ रहा है रूट में ये इन दोनों के बीच का नंबर है। तो इसका जो रूट क्या होगा 4 और 5 के बीच में कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ये क्या है 25 के तरफ है, यानी 24 क्या 25 की तरफ है, 16 की तरफ तो है नहीं, यानी बस इससे क्या है एक ज़्यादा नंबर है जिसका रूट क्या हो जाएगा 4.87 होता है, या तो हम लोग 4.9 लिख के चले आएंगे। तो इसी के अप्रॉक्स में आएगा। और ये भी ध्यान देना है कि अगर हमें ये चीज़ दिख रहा है कि 4.9 है, तो अगर इसमें 4 आ रहा है आगे नंबर, इसका मतलब क्या है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 5.9 आएगा तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। तो ये चीज़ हमें ध्यान देके चलना है कि जितने पॉइंट आ रहा है यानी 4 पॉइंट समथिंग तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 पॉइंट समथिंग तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स का भी निकाल लेते हैं। तो ये हमारी क्या थी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी डी ब्लॉक एलिमेंट की। अभी हम लोगों को क्या करना है, आगे भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखना है अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।